आदरणीय राज्यपाल जी श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान साहब, आदरणीय सत्यपाल जी, आदरणीय गोविंद जी, आदरणीय युवराज जी और उपस्थित सभी विद्वज्जन, बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए आत्मविश्वास चाहिए और आत्मविश्वास के लिए आत्मगौरव चाहिए। हमारे देश के इतिहास में सिकंदर के पहले से एक आक्रमणों का तांता शुरू हो गया। हम लड़ते रहे, कभी हारे नहीं। संपूर्ण भारत, यानी आज का विभाजित भारत भी लिया तो भी वो विभाजित संपूर्ण भूमि कभी गुलाम नहीं हुई। कहीं न कहीं स्वतंत्र राज्य अपने यहाँ के लोगों का, अपने यहाँ के विचार के आधार पर ये सदा सर्वदा विद्यमान रहा और कोई आक्रामक इस नाते से भारत के सीमा के अंदर पहला कदम जब रखता है तब से वो कदम वहां से उखाड़ने का प्रयास भी अपने यहां उसी दिन से शुरू हुआ। ये अपना इतिहास है। पूरे भारत को जब हम देखेंगे और पूरे भारत के इतिहास को जब जानेंगे तो हमको ये एक सत्य ध्यान में आता है। लेकिन ये जो तेजस्विता थी, ये जो स्वाभिमान था, उसमें कमी आने लगी और इसका कारण है कि एक बहुत धूर्त आक्रामक अपने यहां ब्रिटिश लोगों के रूप में आया। उसने जब ये देखा कि स्थिरपद हमारा राज्य जितना है उतना है, यहाँ के राजाओं से भी हमारे अच्छे संबंध है, जिनको जीता उनको भी बहुत कुछ देकर हमने खुशहाल रखा है, और फिर भी यहां पर सब लोग एक साथ हमारे खिलाफ खड़े हो जाते। इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, आपस के संबंध बहुत रोज के बर्ताव में अच्छे ही होंगे ऐसा भी नहीं, फिर भी सब एक साथ हमारे खिलाफ खड़ा होते। जहां हमारा शासन है वहां हमारा कलेक्टर पालकी में तो जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे चलने वाला यहाँ का देसी चपरासी उसकी आज्ञा नहीं सुनता है, वो और किसी की आज्ञा सुन के चलता है। तो रेवेन्यू तो हम वसूल रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रजा पर शासन तो दूसरे लोग कर रहे हैं। ये क्या है और इसमें हम यहाँ स्थिरपद हो, ये कैसे होगा? तो उन्होंने एक सुनिश्चित योजना के तहत हम लोगों की उस तेजस्विता को नष्ट करने का एक षड्यंत्र किया और स्वाभिमान नष्ट करना है तो स्व को भूल जाए तो स्वाभिमान नष्ट होगा। तो हमारे स्व को याद दिलाने वाली सारी बातें हम भूल जाए, उन बातों को स्मरण करने की हमारी व्यवस्थाएं टूट जाए, उन व्यवस्थाओं को चलाने का हमारा सामर्थ्य चला जाए, ये सारी बातें उन्होंने की। हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने नष्ट कर दिया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने नष्ट कर दिया। पैसे दे देकर विदेशी और कुछ दुर्भाग्य से कुछ स्वदेशी विद्वानों से भी अपने अनुकूल मनगढ़ंत ग्रंथ लिखवाए। अब स्वतंत्र होने के बाद हमारा एक कर्तव्य था कि हमको स्वतंत्र होना है तो उस स्व की ओर हम लौटे, लेकिन बातें धीरे धीरे चल रही है और अब 75 साल अमृत महोत्सव हम मनाएंगे स्वातंत्र का, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उसके प्रारंभिक दिनों में, यानी 15 से शुरू होगा तो आज की 10 है, 5 दिन पहले ये पुस्तक आती है, ये एक शुभ संकेत है। संयोग से ये आया
एक साल पहले आती, कोरोना के कारण ये लंबा होते होते ऐसा हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी कोई नियति का संकेत है कि ये 15 अगस्त के पहले आ जाए, 75 वर्ष का प्रारंभ होगा उसके पहले, क्योंकि स्व की आवश्यकता तो सबको रहती है, जिसको अपनी उन्नति करनी है। आखिर उन्नति तो स्व के आधार पर होती है। उन्नति का सबके लिए एक माप नहीं होता। मनुष्य की उन्नति और जंगल में रहने वाले शेर की उन्नति और घर में पलने वाले कुत्ते की उन्नति, इनकी उन्नति के परिमाण, उनकी उन्नति की आकांक्षाएं अलग अलग होती ही है और होनी ही चाहिए। सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है और बंदर फुटबॉल खेलते हैं, ये उनकी उन्नति नहीं है, ये उनका तमाशा है जो दुनिया पैसे देकर देखती है। और इसलिए भारत की उन्नति होनी है। कभी कई बार हमको प्रश्न पूछते हैं लोग बातचीत में कि क्यों हम चीन जैसा न करें। पहले कहते थे अमेरिका जैसा हम क्यों न करें, उसके पहले कहते थे रूस जैसा हम क्यों न करें। मैं उनको कहता था कि भाई उनके जैसा हमको क्यों करना, हम हमारे जैसा करें ना, हमारे जैसा अच्छा करके दिखाएं। लेकिन हमारे जैसा यानी कैसा, इसकी जानकारी देने वाला साधन नहीं। 3 साधन होते हैं परंपरा से, दादा दादी नाना नानी की कहानियों से, घर में माता पिता बताए उससे, उनके द्वारा घर में जो किताबें आती है, कथा प्रवचन होते उससे, ये सारी बातें आती है। अब पहले तो था, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति में भी ये चलता था, इसलिए उसी शिक्षा पद्धति में से तिलक, गांधी, योगी, अरविंद, विवेकानंद ऐसे लोग निकले उस शिक्षा पद्धति के बावजूद। क्योंकि जो शिक्षा पद्धति में है वो, और जो जिन पर श्रद्धा है, माता पिता है, गुरु है, ऐसे लोगों से जो मिला है, जिसको हम प्रमाणित सत्य मानते ही है, श्रद्धा है, विश्वास है और जानते हैं, वो आप्त है, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो बता रहे और ये गलत है, वो सही है। इस दृष्टि के कारण और उस समय इस शिक्षा पद्धति के बावजूद ऐसे लोग निकले। लेकिन अब तो घर में माता पिता को बच्चे से बात करने की फुर्सत ही मिलना मुश्किल हो गया है, कहानी बताना तो दूर रहा। और शिक्षा पद्धति में ये बात नदारद है और कुछ ऐसी बातें हुई कि इससे उल्टा बहुत है। अभी कुछ एक कविता भगवान राम पर ऐसी चली, उनके शरयू में जल समाधि लेने पर, तो कविता तो और खराब है, लेकिन उस पर जो टिप्पणी है उसमें लिखा है कि राम अयोध्या के राजा थे और जीवन के अंत में उन्होंने शरयू में आत्महत्या कर ली। अभी देखो, ये सही है कि राजा राम, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सरयू में अयोध्या के निवासियों सहित उन्होंने कैसी जल समाधि ली, वर्णन है। लेकिन जल समाधि को आत्महत्या कह दीजिए। ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं सटलली। हमारे यहां जो पढ़ाया जाता है उसमें हमारे लोगों को ये गौरव प्राप्त न हो, ये जो अंग्रेजों की नीति थी, उन्होंने पढ़ाई ऐसी दी है हमको कि आपके पूर्वजों ने कोई रण गौरव, कोई धन गौरव प्राप्त नहीं किया है। आपका इतिहास बस ऐसा ही है कि बाहर से कोई भी आएगा, पीट पीट के आपको गुलाम बनाएगा, आप उसकी बाबूगिरी जी हुजूरी करेंगे। अब कभी कभार कोई आएगा, महापुरुष सर्वत्र होते, यहां भी एकाद होगा, आपको जगाएगा, आप उसको निकाल देंगे, फिर दूसरा आएगा, उसकी चाकरी करेंगे। ऐसा एक अपनी जीव हुजूरी करने वाला वर्ग निर्माण करने वाली शिक्षा, ये हमारे यहां आई। और दुर्भाग्य से वो बहुत लंबे समय तक स्वतंत्रता के बाद भी शुरू हुई। अब नई शिक्षा नीति ने घोषित किया है कि भारतीय मूल की ओर लौटेंगे, तो अच्छा है, उसकी आवश्यकता तो है।
क्योंकि सभी जगह ऐसा होता है। अभी ये आएगा, ये पुस्तक भी आया है, नीति भी आएगी, उस पर बहुत उल्टी सीधी चर्चा होगी, जरूर होगी। इस पुस्तक को कहेंगे कि जैसा आपने कहा कि दकियानुसी जमाने में रहने वाले लोग, ऐसा इसको कहा जा सकता है क्योंकि ये पुराना है। लेकिन दकियानुसी जमाने के और कौन नहीं लौटता है भाई, जब खतरे में पड़ जाता है। राज्यपाल साहब ने कहा वैसे, जब द्वितीय महायुद्ध में अचानक रशिया पर जर्मनी का आक्रमण हुआ, रशिया तैयार तो था नहीं, और वहां के साम्यवादी शासन ने सारी परंपरा को वगैरह वगैरह सब नकार दिया था। तो जनता को फिर से उत्साह में लाने के लिए स्टालिन ने कौन सी कहानियां बताई अपने भाषणों में? पीटर द ग्रेट की, कैथरीन द ग्रेट की, अपना इतिहास बताया। वही सरमायादारों का इतिहास, शोषकों का इतिहास, उसके गौरव के प्रतीक वही उसने रशियन जनता के सामने रखे। इंग्लैंड में प्राइमरी स्कूल की जो सहल यानी ट्रिप्स निकलती है, स्कूल ट्रिप्स, उसमें मैंने सुना कि एक जगह ले जाते हैं, वहां एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम को दिखाते हैं जैसे क्लासरूम रहती है वैसे है, ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी टेबल है, सामने बेंचेस डेस्क लगे हैं। वहां उसको दिखाते हो, कहते कि ये सारे बेंच और डेस्क जिस लकड़ी से बनी है, वो लकड़ी एडमिरल नेल्सन ने स्पेनिश आर्माडा को जिब्राल्टर की खाड़ी में डुबा दिया था, आर्मारी लड़ाई में। वो जो जहाज डूबे, उनकी जो तैरती लकड़ियां वो जमा करके उससे बनी है। स्कूल के विद्यार्थियों को अपने राष्ट्र के पराक्रम का इतिहास बताते। डॉक्टर जोशी चीन में गए थे, उन्होंने अनुभव बताया। वापस आने के एक दिन पहले उनको फोन आया कि भाई यहाँ एक यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल है, आप एक दिन और रुक के यहां से फिर जाइए। अब एकदम टॉप से आया था संदेश, तो ना करना संभव नहीं था। उनका टिकट पर तो उसकी व्यवस्था हो गई, तो रहे उपस्थित उसमें। तो उसका प्रारंभ कैसे हुआ? 1 लाख विद्यार्थी चीन भर के उस बड़े विशाल ऑडिटोरियम में है, और अंधेरा होके सामने का स्क्रीन इल्यूमिनेट हो जाता है, और उस पर दुनिया का नक्शा, और उस पर मंडराते हुए उड़ते हुए ड्रैगन, और फिर उसमें आज के चीन का नक्शा हाईलाइट हो जाता है। और निवेदक कहता है कि एक जमाना था, सारे दुनिया पर चीन का ड्रैगन इस प्रकार अपने पंखों की हवा से उसको और विचलित करता था। हमको फिर से ऐसा चीन खड़ा करना है। आखिर किसी को गौरव अगर देना है तो स्व गौरव के सिवाय दूसरा गौरव नहीं हो सकता। मैं कर सकता हूं, मैंने किया है। और इसलिए ये शिक्षा आवश्यक है, और ये शिक्षा अभी पूर्णतः उसका ज्ञान लुप्त नहीं हुआ। बहुत लोग हैं बता सकने वाले, परंतु जिस मात्रा में इस शिक्षा का प्रसार आज भारत में आवश्यक है, घर घर में, तो सुशिक्षित लोगों में तो इसका ज्ञान बहुत कम हो गया है, क्योंकि वो सुशिक्षित हो गए। और जो अपने दकियानुसी ज्ञान को लेकर अशिक्षित रहे, उनमें थोड़ा बहुत बाकी है परंपरा के कारण। ये वस्तु स्थिति है, मेरा किसी पर कटाक्ष नहीं, ऐसा हुआ है, क्या करें। अपनी भाषा का ज्ञान जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनमें ज्यादा है, घर घर की वस्तु स्थिति। इसको बदलना है तो बहुत व्यापक इसका प्रसार होना चाहिए, और उसकी सूक्ष्मता ध्यान में आनी चाहिए। क्योंकि ये बात तो सारी दुनिया में है, स्व की शिक्षा, अपने देश का इतिहास, अपने देश की परंपरा, लेकिन भारत विशेष है। और मैं वर्णन में समय नहीं गवाता, राज्यपाल महोदय ने बहुत सुंदर शब्दों में उसको आपके सामने रख दिया। जो हमारी हस्ती है, हमारी ज्ञान की परंपरा की एक विशेषता है कि उसमें एक पूर्णता है। बाकी ज्ञान परंपराओं में मूल में ही एक अधूरापन है, जोड़ने वाली बात नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि, अभी वहां तक जा रहे। पहले तो मन नाम की चीज है ही नहीं, ऐसे विज्ञान मानता था। आजकल थोड़ा मन को लेकर कुछ चल रहा है,
हो सकता है कि मन हो, दुनिया के आधे शरीर विज्ञानी इसको मानते हैं, आधे अभी भी नहीं मानते, डिबेट चल रहा। ऐसी कई बातों में आगे बढ़ने के बाद भी, पूरा होने के बाद भी शरीर, मन और बुद्धि ये अलग अलग है, इनको जोड़ने वाला क्या है जो एक साथ रहते हैं? जब ये एकदम अलग अलग चलने लगते हैं तब तो आदमी पागल हो जाता है। शरीर की आवश्यकता मन नहीं समझता और मन के भाव को बुद्धि रोक नहीं सकती, तब तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है। तो एक साथ चलते क्यों है? ये बैलेंस कैसे आता है तीनों की अपनी खींचातानी में? एक व्यक्ति का भला करने जाए तो समाज में शोषण होता है, उसको ठीक करने के लिए समाज के हित को सर्वोपरि माना जाए तो व्यक्ति के स्वतंत्रता की हानि होती है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा, स्वातंत्र्य और समता एक साथ कैसे आती है दुनिया को मालूम नहीं है। उसका आधार बंधुता है, और वो बंधुता मैंने तथागत बुद्ध के विचार से ली है, फ्रांसीसी राज्य क्रांति से नहीं, ऐसा वो कहते हैं। क्योंकि बंधुता फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने कहा, लेकिन हम कहा है भाई बंधु, बेकार की बात कर रहे हैं आप भोजन करेंगे आपका पेट भरेगा, मेरा थोड़ी भरता है। आप कोई सुंदर गाना सुनेंगे आपका मन भरेगा, मेरा थोड़ी भरता है। ये नित्य का अनुभव है। कैसे आप कहते हो कि हमारी बंधुता है? क्या कनेक्ट, क्या है हमारा रिश्ता, क्या है? वो समाज, सृष्टि और व्यक्ति, इनको जोड़ने वाला क्या है? सबको खाना है, सबको उसके लिए कमाना है, लेकिन सबका खाना होने के बाद भी सबका पेट भरे, अपना अपना खाना होने के बाद भी सबका पेट भरे। इसलिए इसको, क्योंकि आदमी के लालच की कोई सीमा नहीं, तो आदमी अपनी लालच को रोके और सबको साथ खाने दे, ये करने वाला क्या है? अर्थ काम पर नियंत्रण किसका है, क्यों है? इसका उत्तर देने वाली एक ही बात है, और उस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने साक्षात किया। उसके आधार पर उन्होंने इसको सारी दुनिया को देने के लिए हमारे राष्ट्र की उत्पत्ति की। ऐसा आपने यहां है, भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदाः तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। दुनिया के कल्याण की कामना करने वाले ऋषि मुनियों ने दुर्धर तप करने के बाद अपने राष्ट्रत्व को, बल को, ओज को हम लोग प्राप्त हुए, वो हमको मिला। तो सारी दुनिया को समय समय पर ये जोड़ने वाली चीज देने के लिए भारत का जन्म है। भारत का अपना जीवन, ज्ञान परंपरा, ज्ञान दिया कैसे जाता है? ज्ञान वर्तन से दिया जाता है। ज्ञान हमारे यहां अनुभव से दिया जाता है। मुझे ज्ञान हुआ यानी मैंने पढ़ा या मैंने सुना, ऐसा नहीं है। मैंने केवल देखा, ऐसा भी नहीं है। ये मुझे प्रतीति मिल गई, तब मुझे ज्ञान हुआ। वो प्रतीति दुनिया को अपने उदाहरण से देने के लिए भारत के अस्तित्व का प्रयोजन है। और इसलिए, क्योंकि जब तक मानवता है, मानव जाति है, ये अस्तित्व बना रहेगा। भारत का अस्तित्व इसीलिए चिरंतन अस्तित्व है। और उस एक जोड़ने वाले तत्व के कारण सारा देखना बदल गया। और इसीलिए हमारे यहां उसको जानने की जो बात है उसको कहा है ज्ञान। उसको छोड़ के मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा, अर्थ, काम, इनको, ये सारा जो ज्ञान है उसको हमारे यहां विज्ञान कहा गया। विद्या वो है जो आत्मा को जानती है, जो अनात्मा को जानना है वो अविद्या है। आत्मा चूंकि सर्वत्र है, अविद्या को हमारे यहां त्याज्य नहीं माना गया। हम लोग कभी एक्सट्रीमिस्ट हुए नहीं, उसका कारण यही है। स्पिरिचुअलिटी उधर भी है, बाहर भी है, लेकिन वो कहती है कि मटेरियलिस्टिक जीवन और स्पिरिचुअलिटी साथ नहीं चल सकती। यानी आपको लक्ष्मी चाहिए, सरस्वती नहीं मिलेगी, सरस्वती चाहिए, लक्ष्मी नहीं मिलेगी।
लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हम लक्ष्मी की प्रार्थना श्री सूक्त में करते हैं तो उसमें मन की अमीरी से लेकर बुद्धि वगैरह सब कुछ वो लक्ष्मी जी है। क्योंकि हमने ये कहा कि भाई अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अस्मि, और इसलिए हमारे इतिहास में रणगौरव धन गौरव नहीं है, ये बात गलत है। उस आत्मा के भान को साथ में लेकर, हाथ में लेकर हम बाहर गए, हमको रण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने लोगों के दिल जीत लिए, हमको देश जीतने की जरूरत नहीं पड़ी। हमको किसी के रीति रिवाज, उसके रिलीजन आदि को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, ना आगे पड़ेगी ना आज है। क्योंकि हमारे पास ये एक सत्य है, अस्तित्व की एकता का सत्य। उसके आधार पर हम अपनी आत्मिक साधना के साथ साथ अपने जागतिक पराक्रम को भी उसी के साथ चलाते हैं। इसलिए हम कभी ये तथागत ने धम्म को मध्यम मार्ग कहा है। और हमारे ज्ञान को, भारत को समझना है तो भारत की आंखों से भारत को समझना पड़ेगा। दुर्भाग्य से आज भारत का अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो भी विदेशों को ही पढ़ना पड़ता है। एक तो संस्कृत का ज्ञान नहीं, तो अंग्रेजी में क्या लिखा है, धर्म को जानना है तो अंग्रेजी में क्या है, रिलीजन, रिलीजन यानी धर्म, फिर गड़बड़ हो जाती है। बताना पड़ता है कि धर्म का वो अर्थ नहीं है, लेकिन आप वही शब्द समझेंगे इसलिए उसका उपयोग कर रहा हूं, ऐसा उनको बताना पड़ा। ये सब जो है बातें, उसको हटा के बहुत व्यापक मात्रा में इस ज्ञान को देने की आवश्यकता है। जिनको देना है उनके लिए पुस्तक है। से भारत के पूर्व गौरव को बताने वाली और भी पुस्तकें हैं, मैंने स्वयं पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी। लेकिन इतनी व्यापक भूमिका के साथ सब कुछ थोड़े में, एक ग्रंथ में, ये मैंने इसको पहली बार देखा है। आत्मा से लेकर अनात्मा तक सारी बातें इसमें है। विद्या अविद्या दोनों है, ज्ञानम विज्ञानम, और साथ में आस्तिक्यम भी इसमें है। और इसलिए पालकों ने जिनके बालक है, अध्यापकों ने जिनके छात्र है, और छात्रों ने जिनको भारत को जानना है, इस पुस्तक को खरीद कर अपने साथ रखना है, समय समय पर पढ़ते जाना। मैं तो कहता हूं कि ये पुस्तक ऐसी है कि इसके एक एक चैप्टर के 10-10 भाग होकर उस पर अनेक शोध प्रबंध हो सकते हैं। इतने मूल सूत्र इसमें है। इसलिए ये बहुत उचित समय पर एक अत्यंत व्यापक विषय वस्तु को गागर में सागर ऐसा कहते वैसे बांधने वाली एक पुस्तक अपने हाथ में आई है। बहुत अच्छी पुस्तक है, इसका बहुत व्यापक प्रसार होना चाहिए। और इनबिटी ने प्रकाशित की है तो ये भी हो सकता है कि हर भारतीय भाषा में इसका भाषांतर हो। हमारे वाचनालयों में, विद्यालयों में, विद्यापीठ में, महाविद्यालयों में इसकी प्रति हो, और साथ साथ घर में भी इसकी प्रति हो। क्योंकि शिक्षा की जगह जैसे विद्यालय, विद्यापीठ, महाविद्यालय है, वैसे घर भी शिक्षा की जगह है। और समाज में कुछ भी जो अच्छा करना चाहते हैं उनके पास भी ये पुस्तक हो। क्योंकि शिक्षा की तीसरी जगह, तीसरा शिक्षा का उगम, उत्स समाज के वो लोग हैं जो समाज में सक्रिय है, जिनको समाज के महाजन कहा जाता है। अन्य अन्य कारणों से महाजन है, संपन्न है इसलिए महाजन है, चुन के आए इसलिए महाजन है, प्रशासक है इसलिए महाजन है, विद्वान है इसलिए महाजन है। हर 2500 घरों में एक महाजन होता है जो वहां के जीवन को दिग्दर्शित करता है, लोगों की उस पर श्रद्धा है, वो लोगों का आप्त है। ऐसे सब लोगों ने इसको पढ़ना चाहिए, आवश्यकता है। जिनके भाषण होते हैं जो समाज में, उन्होंने पढ़ना ही चाहिए।
क्योंकि भारत की भूमिका, उसको आप विश्वगुरु कहिए, महाशक्ति कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये सबका संतुलन साधने वाला, सबको मध्यम मार्ग पर रखने वाला, सब विविधताओं का स्वीकार सम्मान करते हुए सबको एक साथ फलने फुलाने वाला, एक सृष्टि के नाते सबका जीवन आगे ले जाने वाला, ये जो धर्म है, धारणा करने वाला, इस लोक में उस लोक में दोनों तरफ सुख देने वाला, सदा सर्वदा आनंदमय, ऐसा ये जो धर्म है वो सृष्टि को देने का काम भारत को करना है। उसके लिए अगर भारत को तैयार होना है तो जिनको तैयार करना है उन सबको, 5 लोगों को तैयार करने वाला छोटा शिक्षक हो, 2 बालकों को शिक्षा देने वाला पिता या वाली माता हो, या लाखों की सभाओं को संबंधित करने वाले नेता हो, सबको इसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इसके ज्ञान का कहीं न कहीं सब में थोड़ा थोड़ा अभाव स्वाभाविक इसलिए है कि हम भी उसी शिक्षा से आए हैं। तो अंग्रेजी में कहते डीकोलोनाइजेशन, हमारे मन का भी पूरा डीकोलोनाइजेशन हुआ कि नहीं अभी नहीं बता सकते। जैसे वो बार बार डिसइंफेक्टेंट लगाओ, हाथ को डिसइंफेक्ट करो कोरोना के दिनों में, ऐसा है, वैसे परानुकरण की आंधी में बार बार अपने मन को इस प्रकार डिसइंफेक्ट करने के लिए ये पुस्तक हमेशा प्रत्येक के पास घर में रखना आवश्यक है। इस पुस्तक के आधार पर जानकारी का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। इस दृष्टि से हम सब लोग इसको सोचे, इतनी विनंती करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।